हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय चौथा है। यहाँ पर हम लोग आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग जनजाति समूह की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनजाति समूह के बारे में हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं और वहां पर हमने आपको बताया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे भी कुछ समूह थे जो कि ब्राह्मण व्यवस्था के सुझाए नियमों को नहीं मानते थे। तो ऐसे समूहों को जनजाति समूह कहा गया है। इन समूहों की अपनी संस्कृति थी, अपनी रीति रिवाज थे, अपनी परंपराएं थी और ये उन्हीं का पालन करते थे। तो यहाँ पर हम लोग जनजाति समूह किस तरह से जीते थे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी उनकी आजीविका के साधन कौन कौन से थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी और औपनिवेशिक शासन स्थापित होने के बाद उनकी जीवन शैली में कैसे परिवर्तन आया है, ये सब बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी लोग तरह तरह की गतिविधियों में शामिल थे। कुछ लोग जो है झूम खेती करते थे। देखिए, झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है, यानी ऐसी खेती जो कि किसी एक स्थान पर टिक कर ना की जाए, तो ऐसी खेती को जो है घुमंतू खेती कहा जाता है। और घुमंतू खेती करने वाले किसान को घुमंतू किसान कहा जाता है। और घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में रहते थे। झूम खेती में होता क्या है, झूम खेती में जंगल के छोटे भूखंडों को साफ करके खेती की जाती है। घुमंतू किसान जो है धूप लाने के लिए जो जंगल के पेड़ होते हैं तो पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते हैं ताकि जो ऊपर से धूप वगैरह है वो नीचे धरातल तक पहुंच जाए। और जमीन पर जो उगी घास फूस होती है उसको जलाकर ये लोग उससे जो राख मिलती है उस राख को मिट्टी में मिला देते हैं ताकि मिट्टी उपजाऊ बन जाए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जंगल की जो भूमि होती है उस भूमि को ये हल वगैरह से जोतते नहीं है, बल्कि फावड़ या कुदाल की सहायता से उसकी जो ऊपर की सतह होती है उसको मात्र खुरच देते हैं। ये लोग जो है खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते हैं। और जब फसल तैयार हो जाती है तो तैयार फसल को ये काट कर दूसरी जगह के लिए चल पड़ते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो भूमि का उपजाऊपन है, अगर ये जमीन को कुछ समय के लिए पड़ती छोड़ देंगे तो पड़ती जमीन का उपजाऊपन कुछ समय के बाद वापस आ जाता है। तो जहां से इन्होंने अभी फसल काटी है उस जगह को छोड़ देते हैं और नई जगह पर चल पड़ते हैं। तो जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। पड़ती का मतलब क्या है, तो कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी गई जमीन होती है उसको पड़ती कहा जाता है ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो सके। देखिए, जूम के लिए एक शब्द है, मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती या जूम खेती को बेबड़ भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का यहाँ पे नक्शा दिया गया है और इस नक्शे में आप देख पा रहे होंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाली जनजातियों के बारे में बताया गया है कि कौन से राज्य में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो ये आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जनजातियों में कुछ लोग जो थे झूम खेती वाले थे, तो कुछ लोग जो थे शिकारी और संग्राहक प्रवृत्ति के थे। यानी हम लोगों ने जो आरंभिक मानव के बारे में पढ़ा था कि आरंभिक मानव शिकारी और संग्राहक प्रवृत्ति का था, तो आज के जमाने में भी कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो कि शिकारी और संग्राहक प्रवृत्ति की हैं। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। जैसे यहाँ पर उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय है, तो खोंड समुदाय के लोग जो थे टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो भी हाथ लगता था उसे ये लोग आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे और खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। और जंगलों से इकट्ठा हुई जो चीजें हैं उनको ये स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। ये जो जंगली उत्पाद वगैरह हैं, जैसे जंगलों से प्राप्त होने वाली औषधि वगैरह है, जंगलों से प्राप्त होने वाले अन्य जो वन्य उत्पाद हैं, उनको ये स्थानीय बाजारों में बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 19वीं सदी में जब अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया है तो अंग्रेजों ने वन कानून बनाए हैं और वन कानून बनाने की वजह से आदिवासियों का जंगल की जमीन पर अधिकार नहीं रह गया है। अब उनके सामने आजीविका का, खाद्यान्न का संकट पड़ने लगा है, तो मजबूरी में आदिवासियों को मजदूर बनना पड़ा है। क्योंकि आदिवासी समाज जो है सदियों से मुख्य धारा के समाज से कटकर रहा है, तो आदिवासी समाज के पास कोई विशेष कौशल तो थे नहीं कि बहुत ज्यादा बड़े उद्योग धंधों में चले जाएं। तो मजबूरी इनकी ये थी कि इन्हें मजदूरी करनी पड़ी है। तो कई आदिवासी जो है खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। हालांकि कुछ जनजातियां ऐसी भी थीं जो कि स्वाभिमानी प्रकृति की थीं और उन्हें मजदूरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मध्य भारत के बैगा जनजाति समुदाय के लोग खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। और मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। यानी बैगा जनजाति एक स्वाभिमानी जनजाति थी और इसको जो मजदूरी करना पसंद नहीं था। अब देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं 19वीं सदी तक आते आते आदिवासी समाज भी जो है बाहर की चीजों से अवगत हुए हैं, बाहर के सामानों से परिचित हुए हैं। तो ऐसे कई सारे उत्पाद थे जो कि जंगलों में नहीं मिलते थे, तो उन उत्पादों को इन्हें बाहर से खरीदना पड़ता था।
तो जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी, और खरीद फरोख्त के लिए इनके पास पैसा होता नहीं था, तो मजबूरी में इन्हें सूदखोर या महाजनों से कर्ज लेना पड़ता था। तो ऐसे करके ये लोग कर्ज के चक्कर में फंसते चले जाते थे। अब देखिए, कुछ जनजाति लोग जो थे वो जानवर पालते थे, जैसे पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया जो हैं, लवाड़िया जनजाति समुदाय जो हैं, ये गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे, और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि झूम खेती ना कर कर एक ही स्थान पर रहकर एक स्थान पर टिककर खेती करते थे। तो कुछ लोग जो हैं एक जगह खेती करते थे। जैसे यहाँ पे कुछ समूहों के बारे में, कुछ जनजातियों के बारे में बताया गया है कि उनमें जो है समय के साथ साथ चेंजेस आए हैं और उन्होंने एक स्थान पर टिककर खेती करना स्टार्ट कर दिया है। तो 19वीं सदी से पहले ही गोंड, संथाल और मुंडा इत्यादि जनजाति कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। ये लोग जो है साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे और हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि झूम खेती करने वाले किसान जो थे वो हलों का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो जमीन को नहीं जोतते थे, वो केवल कुदाल या फावड़े की मदद से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। जबकि यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से खेती ये लोग कर रहे थे, इन हल बैल का इस्तेमाल करके ये लोग खेती कर रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। यानी जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर जमीन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता था, बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता था। जमीन जो है पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। फिर भी कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटाकर मुखिया बन जाते थे। यानी इनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे और ये लोग मुखिया बन जाते थे, और बाकी जो है उनके फॉलोअर्स यानी अनुयायी होते थे। ब्रिटिश अफसरों ने गोंड और संथाल आदिवासी समूहों को घुमंतू जनजाति की तुलना में अधिक सभ्य बताया है। देखिए, ब्रिटिश अफसरों की नज़र में जो घुमंतू जनजातियां हैं वो बर्बर टाइप की थी, और सबसे ज़्यादा खतरा जो है ब्रिटिश लोग उन्हीं जनजातियों से मानते थे। जबकि ऐसे लोग जो कि एक जगह टिककर खेती कर रहे हैं, इन्हें ब्रिटिश लोग खतरा नहीं मानते थे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक तो ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग नियमित रूप से कर भी चुकाते थे, जबकि घुमंतू लोग जो थे उनसे कर वसूल करना आसान नहीं था। इसी वजह से ब्रिटिश लोग जो है घुमंतू लोगों को बर्बर और असभ्य टाइप का मानते थे। आगे यहां बताया गया है कि औपनिवेशिक शासन का आदिवासियों के जीवन पर प्रभाव। तो औपनिवेशिक शासन का आदिवासियों के जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ा है वो बताया गया है। सबसे पहले आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ है उनकी बात यहां पे की गई है। अब जैसे आदिवासी मुखियाओं की बात करें तो अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का अपने इलाके पर नियंत्रण होता था। यानी अंग्रेजी शासन से पहले क्या था, जो मुखिया लोग थे वही जो है आदिवासियों के समाज की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को देखते थे। यानी उनकी खुद की पुलिस होती थी, यानी मुखिया लोगों की खुद की पुलिस होती थी, और जमीन और वन प्रबंधन के स्थानीय नियम को खुद बनाते थे, और यहां तक कि न्याय व्यवस्था भी वो खुद ही चलाते थे। अब चूंकि अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया है, तो अंग्रेजी शासन स्थापित होने की वजह से इनकी ये शक्तियां छिन गई हैं। तो ब्रिटिश शासन के बाद मुखियाओं की शासकीय शक्तियां छिन गई हैं, और उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिल गया है, लेकिन उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ा है, उन्हें मानने के लिए बाध्य होना पड़ा है। यानी अब ये लोग अपनी मनमर्जी से शासन नहीं चला सकते हैं। अब जो यहाँ पर अंग्रेज कहेंगे वही चीजें इनको माननी पड़ेंगी, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना शासन चलाना पड़ेगा। यानी अब ये लोग जो मुखिया लोग हैं वो अंग्रेजों के मात्र प्रतिनिधि बनकर रह गए हैं। अब उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। देखिए, नजराना जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नजराना जो है प्रॉपर कर नहीं होता है। नजराना जो है अपनी इच्छा से दिया जाने वाला एक भुगतान होता है। यानी अपनी इच्छा से आपको जो भी मर्जी है आप दे सकते हैं। कोई नियमित कर नहीं, बल्कि अनियमित रूप से दिया जाने वाला जो होता है, इसलिए इसको नजराना कहा जाता है। घुमंतू काश्तकार, यानी हमने मुखियाओं की बात तो कर ली, और घुमंतू काश्तकारों पर अंग्रेजी शासन का क्या असर पड़ा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंग्रेजों की नजर में जो घुमंतू टाइप के लोग थे, घुमंतू जनजातियों के लोग थे, वो असभ्य और बर्बर टाइप के लोग थे, और उन लोगों से इनको कम फायदा भी था। अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि घुमंतू लोग जो हैं, घुमंतू लोगों की वजह से उनके राजस्व को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि ये लोग एक जगह बसकर, एक जगह टिक कर खेती करें, ताकि इन पर लगान वगैरह प्रॉपर तरीके से वसूला जा सके और राजस्व की वसूली ज्यादा हो सके। तो अंग्रेजों ने झूम खेती करने वाले घुमंतू काश्तकारों को भी स्थायी जमीन देकर एक जगह रहकर खेती करने के लिए बाध्य किया, ताकि वे नियमित रूप से लगान दें। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। इन अंग्रेजों ने कुछ किसानों को जो भूस्वामी घोषित किया और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया। पट्टेदार जो है अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे, और भूस्वामी जो सरकार को लगान देते थे। पट्टे का मतलब एक समय अंतराल के लिए जमीन दी जाती है, उसको पट्टा बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति, इसका मान लीजिए मालिकाना हक नहीं है, लेकिन एक समय अंतराल के लिए हमने उसको जमीन दे दी है, तो ये पट्टेदार बोला जाएगा।
झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बचाने की जो अंग्रेजों की कोशिशें हैं ये बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रही हैं, यानी विफल हो गई हैं। पूर्वोत्तर जैसे राज्यों में जो किसान हैं या झूम घुमंतु किसान हैं उन्होंने विद्रोह किया है और उनके भारी विरोध की वजह से वहां पर इन्हें छूट भी देनी पड़ी है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकारों के विरोध के बाद उन्हें जंगल के कुछ भागों पर परंपरागत रूप से झूम खेती करने की अनुमति भी मिल गई थी। वन कानून और उनके प्रभाव, वन कानून का प्रभाव क्या क्या पड़ा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वन कानून बनाने के बाद अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को जो है राज्य की यानी सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जो है आरक्षित वन भी इन्होंने घोषित किए हैं। तो आरक्षित घोषित जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। यानी जो आरक्षित वन थे वहां पर किसी भी चीज की अलाउंस नहीं थी, सब चीजों का मनाही थी, चाहे वो स्वतंत्र रूप से घूमने की आजादी हो, झूम खेती करने की हो, फल इकट्ठा करने की या वन उत्पाद इकट्ठा करने की हो या पशुओं का शिकार करने की इजाजत हो, ये सब इजाजत आरक्षित वनों में नहीं थी। झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े देकर उन्हें वन विभाग के लिए मजदूरी करने और जंगलों की देखभाल करने के लिए बाध्य किया गया। देखिए, चूंकि वन कानून बना दिए तो वन कानून का दुष्परिणाम यह हुआ कि कई सारे आदिवासी समूह जब जंगलों से उनके अधिकार जब छिन गए तो कई सारे आदिवासी समूह जंगलों को छोड़ छोड़कर भागने लगे। अब जब जंगलों को छोड़कर भागने लगे तो अंग्रेजों के सामने समस्या क्रिएट हो गई। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं अंग्रेजों ने अपने व्यवसायिक हितों के लिए 1853 में भारत में रेलवे का निर्माण किया है, रेलवे को लेकर आए हैं। अब उस समय की जो रेलवे होती थी, आज के समय में अगर आपने देखा होगा जो रेल की पटरी होती है, रेल की पटरी के बीच में जो स्लीपर बिछाए जाते हैं वो आरसीसी के होते हैं, यानी सीमेंटेड होते हैं, सीमेंट और कंक्रीट के बने हुए होते हैं। लेकिन पुरानी वाली जो रेलवे होती थी, छोटी वाली जो छोटी लाइन बोली जाती है, उसके जो भी स्लीपर होते थे, बीच में इस तरह स्लीपर पड़ते हैं, वो लकड़ी के बने होते थे। तो उस समय जब रेलवे का विस्तार हो रहा था तो रेलवे के विस्तार के लिए इन्हें जंगलों के पेड़ों को काटकर उनसे स्लीपर बनाना था। अब इस काम के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी, तो मजदूर तो थे नहीं क्योंकि आदिवासी लोग तो जंगल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो मजदूर कहां से लाएं। तो ऐसे में उन्होंने सोल्यूशन निकाला है। सोल्यूशन ये निकाला है कि आदिवासियों को कुछ को जो है जमीन के छोटे टुकड़े दिए हैं, लेकिन शर्त ये रखी है कि उन्हें जो है मजदूर के रूप में सरकार के लिए काम करना होगा। तो इन्हें जो है वन विभाग के लिए मजदूरी यानी रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटना और उन्हें ढोना और जंगलों की देखभाल करने के लिए इन्हें बाध्य किया गया है। हालांकि कुछ यहाँ पर जनजातीय समूह हैं, उन्होंने इस चीज का भी इनका विरोध किया है। तो 1906 के सोंगरम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह औपनिवेशिक वन कानूनों के विरोध में हुए विद्रोह थे। व्यापार की समस्या, देखिए जैसे जैसे औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ है, जैसे अंग्रेजों ने इनकी जीवन शैली में हस्तक्षेप किया है, तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप के साथ साथ जो बाहरी लोग हैं वो भी अब जंगलों में एंटर करने लगे थे। तो 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापारी और महाजन जनजातीय समूह की वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए उनके पास आने लगे थे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल जनजाति के लोग जो हैं ये रेशम के कीड़े पालते थे। तो यहाँ पर रेशम के व्यापारी क्या अपने एजेंटों को इनके पास भेजते थे और इनसे जो कृमिकोष होते हैं यानी कि रेशम के जो कोकून होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते थे। इसके बाद इन कृमिकोषों को वर्धमान या फिर गया के मार्केट में 5 गुना कीमत पर बेचते थे। यानी कहने का मतलब यह है कि इनसे तो इनके उत्पाद बहुत कम कीमत पर लिए जाते थे, लेकिन यहाँ से इनके उत्पाद ले जाकर ये लोग मार्केट में अच्छी खासी कीमत पर बेचते थे। और ऐसे में आप लोग देखेंगे कि इन बिचौलियों को तो बहुत ज़्यादा फायदा होता था, लेकिन इन रेशम उत्पादक जनजातीय समूहों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। यानी रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। काम की तलाश, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वन कानून लागू हो गए हैं तो वनों पर इनका अधिकार नहीं रह गया है। ऐसे में मजबूरी है इनके सामने कि इन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे भी अपना पेट पालना है। तो कई लोग जो है मजदूर बन गए हैं और काम की तलाश में निकल पड़े हैं। तो 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान और खनन उद्योग ये महत्वपूर्ण उद्योग बन गए हैं और दोनों ही उद्योग जो थे ये मजदूरों पर ही निर्भर थे, चाहे चाय बागान हो या फिर खनन उद्योग हो। और खास करके जो खनन उद्योग है वो जनजातीय इलाकों में ही स्थित है। तो इस वजह से अधिकांश जो जनजातीय समूह के लोग हैं वो खनन उद्योग में शामिल हुए हैं। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। देखिए, ये लोग जो थे ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती होते थे और ठेकेदार इनको काम पर लगाते थे। ठेकेदार लोग जो हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठेके का मतलब ही होता है कि ठेकेदार ने ठेका ले लिया और ठेके में मजदूर लेकर आएगा अपने। ठेकेदार क्या करते हैं, अपने पास अपनी बचत भी रखते हैं। तो ठेकेदार मजदूरों को बहुत कम वेतन देते थे और अपने पास अच्छा खासा पैसा भी रखते थे और इन्हें वापस घर भी नहीं लौटने देते थे। यानी इन्हें बहुत ज़्यादा काम करने के लिए प्रेशराइज भी करते थे। तो ऐसे में ठेकेदारों को तो फायदा होता था, लेकिन मजदूरों को यहाँ पर कोई फायदा नहीं होता था। अब जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि 19वीं सदी तक आते आते
जो देश के विभिन्न इलाके हैं वहां पर जनजातियों ने विद्रोह भी किए हैं, उनके बारे में बताया गया कि क्यों विद्रोह किए हैं। तो 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की है। जैसे 1831-32 में कुल आदिवासियों ने की है, 1855 में संथालों ने की है, 1910 में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ है, 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ है। तो ये कुछ आदिवासी विद्रोह हैं जो कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान हुए थे। हम लोग अब यहाँ पर आदिवासी समाज के सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म जो है 1870 के दशक के मध्य में एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है, यानी कि झारखंड और इसके आसपास के इलाकों में मुंडा समूह रहता है। इनकी परवरिश जो है मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। बचपन से ये गरीबी में पले बड़े थे, यानी कि इनके पिता भी काम की तलाश में बाहर गए थे, इन्हें भी काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ा था। और लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए जो मुंडा विद्रोह वगैरह हैं, इनके समाज ने और भी जो विद्रोह किए हैं उनके बारे में उन्होंने सुना था। इन्होंने अपने समाज के जो भी लोग हैं, समाज के जो भी मुखिया टाइप के लोग थे, उनसे अपने समाज के बारे में, उनकी अतीत की कहानियों के बारे में सुना था कि अतीत में हम लोग कैसे रहा करते थे और अंग्रेजी शासन स्थापित होने के बाद हमारे ऊपर कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं। तो इनके मन में एक धारणा ये थी कि कैसे भी करके अपने समाज को अंग्रेजी शासन से या बाहरी लोगों से मुक्त कराएंगे। इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो अनुयायी थे, उनका ऐसा मानना था कि बिरसा मुंडा के पास चमत्कारिक शक्तियां हैं, उनके छूने मात्र से जो है रोग वगैरह दूर हो जाएंगे, ऐसा इनके फॉलोअर्स की धारणा थी। तो बिरसा के समर्थकों में केवल मुंडा जनजाति समूह नहीं था, बल्कि इलाके के दूसरे आदिवासी लोग भी थे, जैसे संथाल और राव जो है, ये लोग भी इनके फॉलोअर थे। बिरसा ने खुद यह ऐलान किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकू जो है भारी लोगों को इन्होंने कहा है, और उनको दीकुओं की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। देखिए, बिरसा पर जो है ईसाई मिशनरियों का प्रभाव पड़ा है, यानी कि बिरसा जो है मिशनरियों के उपदेशों से और बाद में वैष्णव धर्म के प्रचारकों से प्रभावित हुए हैं। तो ये इतने ज्यादा प्रभावित हो गए हैं कि इन्होंने जनेऊ धारण किया है, शुद्धता और दया पर ये जोर देने लगे हैं। बिरसा मुंडा ने जो है मुंडाओं से आह्वान किया है कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। यानी काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव थिंकिंग के इंसान थे। इन्होंने शराब पीने से मना किया है, गांव को यानी स्वच्छता पर ध्यान दिया है। और जो आज भी आप देखते होंगे कई समाजों में, कई जनजातीय समाजों में डायन और जादू टोने वाला आप देखते होंगे कल्चर, तो उस समय इन्होंने आज से लगभग 125 साल पहले जादू टोना और डायन वगैरह के लिए आवाज उठाई है। हालांकि बिरसा मुंडा जो थे पूरी तरह से ईसाइयत के रंग में या फिर जो ब्राह्मण है उनके फेवर में नहीं आए हैं। तो बिरसा का आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना था। यानी इनका ये नहीं है कि ईसाई मिशनरियों का प्रभाव पड़ा है तो ईसाई मिशनरियों के फॉलोअर बन गए हैं, या फिर जो सनातन परंपरा का प्रभाव पड़ा है, वैष्णव धर्म का प्रभाव पड़ा है तो उसके फॉलोअर बन गए, ऐसा नहीं है। अच्छी अच्छी बातें इन्होंने ग्रहण की हैं और उनमें भी इन्होंने देखा है कमियां क्या क्या हैं। उन कमियों के बिहाफ पर इन्होंने कहा नहीं, हमें तो मुंडा राज ही स्थापित करना है। जैसे इन्होंने बताया है कि किस किस चीज से परेशान थे, अंग्रेजों की भूनीतियां। तो अंग्रेजों की जो भूनीतियां थी ये उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। वहीं जो हिंदू भूस्वामी और जो महाजन है ये उनकी जमीन छीनते जा रहे थे। और वहीं जो मिशनरी हैं, ईसाई मिशनरी हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ईसाई मिशनरी क्या करते थे, वो दूसरे धर्मों की आलोचना, दूसरी परंपराओं की आलोचना करते थे और अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताते थे। तो ईसाई मिशनरी जो है उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। इसी वजह से मिशनरियों का बहुत ज्यादा प्रभाव उन पर नहीं पड़ पाया है। तो बिरसा मुंडा ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ, यानी कि कहने का मतलब दीकुओं के खिलाफ, दीकुओं में सभी आ जाते हैं, मिशनरी भी आ जाते हैं, हिंदू भूस्वामी भी आ जाते हैं, महाजन आ जाते हैं और अंग्रेज भी आ जाते हैं, इन सभी के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया है। यानी मुंडा राज स्थापित करना है। विद्रोह बहुत ज्यादा प्रबल था, तो उस विद्रोह को देखते हुए अंग्रेजों ने इन्हें अरेस्ट कर लिया, यानी गिरफ्तार कर लिया है। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया गया और दंगे फसाद के आरोप में इन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि 1897 में जेल से लौटने के बाद फिर से ये गांव गांव घूमे हैं, लोगों को जुटाया है, लोगों से फिर से आह्वान किया है। लोगों से आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। यानी उन्होंने फिर से आह्वान किया है कि जो रावण हैं, दीकू और यूरोपी, इनको इन्हें तबाह करना है। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों, दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीक कौन कौन से थे? थाने थे। इन जो पुलिस थाने वगैरह हैं, जो भी मतलब अंग्रेजों के अफसर हैं, अंग्रेजों के जो भी सपोर्टर हैं, जमींदार वगैरह जो लोग हैं, जो भी उनके मुखिया वगैरह, उन सबके खिलाफ थे। थाने हैं, चर्च हैं, क्योंकि मिशनरी वगैरह भी तो अंग्रेजों के फॉलोअर्स थे, अंग्रेजी ही थे मिशनरी, तो इन सबके खिलाफ थे। तो इनके जो फॉलोअर्स हैं इन्होंने थानों पर, चर्चों पर हमला किया है। इसके अलावा महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों को निशाना बनाने लगे थे। सफेद झंडा जो है ये बिरसा राज का प्रतीक था।
सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और उसी के साथ ये मुंडा आंदोलन समाप्त हो गया है। हालांकि यह आंदोलन जो है 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। ये 2 मायने कौन कौन से थे? देखिए, पहली बात तो यहां बताई गई है कि इसने औपनिवेशिक सरकार को एक ऐसे कानून बनाने के लिए मजबूर कर दिया है जिसके जरिए दीकू लोग यानी बाहरी लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें। तो इसके लिए सरकार को एक कानून बनाना पड़ा है। दूसरी बात यहां पर यह साबित हो गई है कि अन्याय का विरोध करने की और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना गुस्सा व्यक्त करने की आदिवासी लोगों के अंदर भी क्षमता है। आदिवासी लोग कमजोर नहीं है, भले वो मुख्य समाज से दूर रहते हैं, लेकिन आदिवासी लोग भी अन्याय और अपनी जो भी शोषण है उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। इस विद्रोह ने ये बात साबित कर दी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ इस चैप्टर से संबंधित जो भी अभ्यास प्रश्न हैं उनका वीडियो भी अवश्य देखिए। इसके अलावा देखिए, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि सर नोट्स बनाने हैं क्या? देखिए, अब आपको किसी प्रकार के कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने नोट्स सेल के लिए रखे हुए हैं। जिन लोगों को नोट्स परचेज करने हैं, पूरा प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, उसमें आपको अभ्यास प्रश्न भी साथ में देखने को मिलेंगे। आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।